खालिद साहब से गुजारिश करूँगा कि बस 2 लफ्ज़ कृष्ण यादव के लिए बोलें, उसके बाद फिर मैं अपने चीफ गेस्ट पर जाना है। मैम को, ऋषा मैम को, राजेश जी को, अरविंद जी को आपने काफ़ी आपने पूरी गुफ्तगू सुनी। मैं खालिद साहब से कहता हूँ कि तशरीफ में आए और जल्दी आओ। रंजीत को किस चीज की जल्दी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ तैयारी से कर रखी हुई है प्रोग्राम के बाद की। मंच पर बैठे हुए तमाम हमारे मेंटर्स और दोस्तों, अक्सर इसी मंच से हर बार एक कंक्लूडिंग स्पीच होती है सर के नाम से, और बातें वही पुरानी रहती हैं क्योंकि हालात नहीं बदलते हैं। अब ये जो आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ये जो इश्यूज हैं, इसमें एक बहुत बड़ा रेंज है, बहुत अच्छे से बहुत घटिया तक। बहुत अच्छा हुआ है जो आप अभी सुन रहे थे, बहुत घटिया हुआ है जो आप सीटी की आवाज में सुन रहे थे। तो दोनों आपको रेंज मिल जाएंगे। जश्न का कमिटमेंट क्या है, जो एक्सीलेंस वाली चीज है, जो बहुत अच्छा है, जो हमको विरसे में मिला है हमारे बाप दादाओं से, जिन्होंने 3000 साल तक इस कल्चर को संजो कर रखा, संभाल कर रखा, आगे की नस्लों तक देते गए, और उसी वजह से आज हम तक पहुंचा है। हम इसको आने वालों के लिए छोड़ रहे हैं, और जब हम इसको छोड़ें तो अच्छा करके छोड़ें, बेहतर कंडीशन में छोड़ें, ना कि इसको बिगाड़ कर छोड़ें। आज हमारी जो आइडेंटिटी का बेसिक प्रॉब्लम है वो ये कि हमें पता ही नहीं हमारा कल्चर क्या है। हम इतना नकल किए जा रहे हैं इधर की उधर की चीजों का, लेकिन जानकारी हासिल करना, नॉलेज हासिल करना, नई चीजों को सीखना बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको बहुत स्मार्ट सा कोई आदमी मिल जाए तो आप अपने माँ बाप को भूल जाएंगे, ये सवाल है। आपकी आइडेंटिटी कहाँ से है? आप पैदा कहाँ हो गए? आप किस मिट्टी में पले बढ़े? खुशबू किस चीज की है? आपने कौन सा खाना खाया है? आपने कौन से कपड़े पहने? आप अपने बुजुर्गों को कैसे बात करते हैं? लहजा क्या होता है? आपकी माँ आपसे कौन सी जुबान में बात करती है? आपके घर वाले आपसे कौन सी जुबान में बात करते हैं? ये वो विरसा है जिसको हमें संभालना है। ये विरसा तेजी से खराब होता जा रहा है, मिटता जा रहा है। घरों से हमारी अपनी जुबान निकलती जा रही है। आपको मालूम है कि आज हम लोग ये मंडलाते रहेंगे, तो हमें मालूम है कि आज हमारे घरों से हमारी जबानें खत्म होती जा रही हैं, हम बोलते जा रहे बोलने को। तो जश्न में हमारी कोशिश क्या है, हम इस चीज को रिवाइव करें, उसको आपके सामने लेकर आए और उस फॉर्म में लेकर सामने आए कि आपको एहसास हो कि नहीं वाकई इसमें कोई दम है। अगर ये हॉल आज झटक भरा हुआ है तो इसमें जहां मंच पे जो लोग बैठे हैं उनका कंट्रीब्यूशन है, वहां जो विषय है उस विषय का भी कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में जानना है। यही प्रोग्राम नहीं है, बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, आप उसमें शामिल होते रहे, उसमें सपोर्ट करते रहे, उसमें वॉलंटियर कैसे से आ सकते हैं, वॉलंटियर कैसे से आए, कंट्रीब्यूटर कैसे से आते हैं, कंट्रीब्यूटर कैसे से आइए। हम सब वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। आपने देखा तो गवर्नमेंट ने सुंदर प्रोग्राम, हम दूसरा प्रोग्राम उसको चालू करा के ठीक करा के अभी हम लोग यहाँ आए। तो इस ढंग से हम लोग लगे रहते हैं, इसलिए कि ये विरसा खत्म न हो पाए। तो बस यही गुजारिश, यही उम्मीद, यही रिक्वेस्ट के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ये जिम्मेदारी सिर्फ जश्न की नहीं है, ये जिम्मेदारी हम सब की है, हम सब के कंधे पे है। इसके लिए आपको सब हमारे बच्चे हमसे कुछ पूछे हमेशा बोल रहा था बहुत तरीके से, मैं तमाम ना करता तो और क्या करता, मुझसे पूछो कराया थी। दुनिया रही है रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। मैं रंजीत के आगे और बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ मौजूद है, हमारे पुराने दोस्त हैं, वो भी आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए पुरस्कार। वाइस चांसलर से आप कब हुआ है? जी, जब मैं हस्तियां में हटा दूंगा तो आप लोग काफी मुझे छोटी माना पाए। मैं इजाजत समझ नहीं देना, आपको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आप लोग आए और हमारे जो मंच पे बैठे हुए उनको आपने प्रोत्साहित किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
इतना मुख्तसर स्पीच थी, लेकिन इतनी देर में महबूब इशारे नहीं समझता इतनी जल्दी बताया मेरे ख्याल से जस्टिस सबील हसनैन साहब एक बहुत आदमी शख्सियत है और हर तरफ वसी शख्सियत है, उनकी चारों तरफ फैले हुए हैं। मैं तो शरीर के लिहाज से नहीं रंजीत साहब से इतना डर बैठ गया है कि कोई इनकार तो कर ही नहीं सकता, चाहे मैं जज हूँ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कोई मौका नहीं था इस वक्त मेरी स्पीच के लिए, और आप सबका बहुत बेइंतहा शुक्रिया। और किसी को अच्छा लगा हो या ना लगा हो, लेकिन आपकी सीटियाँ भी जो थी वो दिल से निकली थी और जोर से निकली हुई थी। इतनी ना करिए कि मेरी जल्दी खतरे में पड़ जाए। अगले साल ये बहुत अच्छे से हो और बहुत सलीके के साथ। बुलाने से पहले आपके लिए जब वक्त का इंतजार कर रहे थे, हमने कहाँ से कर दिया इसको आपको पता नहीं चला होगा। वहाँ से आपको आना था, हम यहाँ लेके आ गए। ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, इनमें तो साहिब स्थान कभी महफिल का भरम रखते हैं, सो जाते हैं, ये लोग तो बेकार नजर आते हैं। मेरे दामन में तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, आज फूलों के खरीदार तुम्हें कौन गवाही मुझे दे जाता है, सब तुम्हारे ही तरफ मैं हमें खसूसी चीफ गेस्ट हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर योगेश सिंह साहब को बुलाई करता हूँ। नमस्ते। इस हॉल में उपस्थित सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। एक एक करके सबका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि जिस तरीके से मेरे से पहले दो बोलने वाले लोगों को निपटाया रंजीत जी ने, उस बात का ध्यान रखते हुए मैं समझता हूं कि समय बहुत कम है। और ऐसा है क्या? बहुत अच्छी बात है। नहीं, लंबा नहीं है, क्योंकि जश्न अदब का कार्यक्रम है, साहित्य की बात है, और जो संस्था इसको चलाती है, मैं उसकी टैगलाइन पढ़ रहा था, ऑब्जेक्टिव पढ़ रहा था, तो लिखा है कि काम है भारतीय कला, भाषा एवं संस्कृति को सहेजने एवं बढ़ाने का काम। कितना जरूरी काम है ये। कुछ कला का प्रदर्शन अभी हुआ, कुछ का और होगा, तो एक बहुत जरूरी काम है। और अभी रंजीत जी ने वसीम बरेलवी साहब का जिक्र किया, तो वसीम बरेलवी साहब का एक और शेर है जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि कौन सी बात कब कहां और कैसे कही जाती है, कौन सी बात कब कहां और कैसे कही जाती है, इस बात का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। इस बात का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और इसके साथ में जुड़ी हुई एक और बात है कि जिंदगी में हम सबके लिए सच है ये, कि जिंदगी में ऐसा कुछ करो कि दोनों का काम चलता रहे। जिंदगी में ऐसा कुछ करो कि दोनों का काम चलता रहे, दिया भी जलता रहे, हवा भी चलती रहे। ऐसा करो कि दोनों का काम चलता रहे, दिया भी जलता रहे, हवा भी चलती रहे। तो जश्न अदब या साहित्योत्सव, कला, संस्कृति, लिटरेचर, इसका काम ही ये है कि उस सलीके को सिखाना जिसकी वसीम बरेलवी साहब जिक्र करते हैं, और उस बैलेंस को बनाना जो जिंदगी में बहुत आवश्यक है कि दोनों पक्षों का काम चलता रहे। हम जिंदगी में ऐसा ही कुछ करें। एक पक्षीय न तो देश अच्छा लगता है और एक पक्षीय न संसार अच्छा लगता है, वो बैलेंस बनाने का काम है, ये कला साहित्य करता है। एक और बात अभी माँ बाप की कही तो मुझे एक घटना याद आ गई, बस उस घटना के बाद में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। अभी तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूं, जैसे बताया गया। उससे पहले मैं दिल्ली में एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसका वाइस चांसलर था, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, और एक और इंस्टीट्यूट है उसका डायरेक्टर रहा। तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मेरे को मिलने का मौका मिलता है,
एज ए वाइस चांसलर भी मिलता है, एज ए टीचर भी मिलता है। तो हमारे इन इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ साल का पैकेज मिलता है। यानी 20 साल 22 साल का बच्चा और 1.25 करोड़ का अगर सैलरी का पैकेज मिलता है तो वो उसका मन कैसा होगा, ये मैं जानने का प्रयास करता हूं। तो उन बच्चों से मैं मिलता जरूर हूं। तो एक बच्चे से जो मेरी बातचीत है वो आपको सुनाता हूं। तो मैंने उसको कहा कि बेटा ये तो 1.25 करोड़ का पैकेज है, बहुत सारी रकम है, क्या करोगे इसका? कहते हैं सर मौज करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मौज करेंगे, पर इस मौज करने का मतलब क्या है? मौज का मतलब क्या? उसने कहा सर एक कार खरीद लूंगा बड़ी सी। और बहुत अच्छी बात है, पर मैंने कहा 1.25 करोड़ तो बहुत सारे हैं, कार से खाली क्या होगा, और क्या करोगे? सोचता रहा, फिर कहता सर ऐसा करता हूं घर खरीद लेता हूं। नहीं, मैंने कहा घर खरीद लेता हूं का क्या मतलब है, और इतनी जल्दी घर खरीदने की जरूरत क्या है, आराम से बाद में खरीद लेना घर। तो कहता अच्छा चलो आप कह रहे हो तो बाद में खरीद लूंगा। मैंने कहा और क्या करोगे? अब उसको मतलब नहीं सूझा उसका कि मैं और क्या करूंगा इस 1.25 करोड़ रुपए का। 1.25 करोड़ रकम तो देखो बड़ी है ही सबके लिए, और एक बच्चा जिसने यूनिवर्सिटी से अभी पास आउट होना है, अगर उसको 1.25 करोड़ रुपया मिलना है तो देश का ब्राइट बच्चा है, समझदार बच्चा है और इंटेलिजेंट है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और फिर जब वो नहीं समझ पाता है तो मैं उसको थोड़ा मदद करता हूं। मैं कहता हूं इसमें से कुछ अपने माँ बाप को दे दोगे क्या, उनको दे दो थोड़ा सा। तो कहता है नहीं सर उनको जरूरत ही नहीं है। मैं कहा नहीं थोड़ा सा दे देना, उनको अच्छा लगेगा। कहता है सर हमारे घर में बहुत है, उनको कोई जरूरत नहीं मेरे पैसे की। मैंने कहा पर उनको अच्छा लगेगा ना, तुम दे देना। भाई वो हाँ करने को तैयार नहीं इस बात को। कहता है जी मेरे पैसे की उनको जरूरत नहीं है। मैंने कहा माँ बाप है, उनको अच्छा लगेगा, तेरे पैसे की जरूरत नहीं। अभी तो मैंने कहा पैसा आया नहीं है, मेरा पैसा तो पहले बन गया, अभी तो आया भी नहीं है, तो मेरा पैसा हो गया, तो तुम देते क्यों नहीं, उनको थोड़ा बहुत दे देना। तो उसने ना हाँ नहीं करी, पर जब मैंने पुश किया तो कहता है चलिए सर ठीक है, सोचता हूं इस बारे में। हाँ नहीं की बच्चे ने। मैं सोचने लगा कि ये हाँ क्यों नहीं करी, ऐसी क्या सोच है। पर मैंने थोड़ा और हिम्मत मारी, मैंने कहा इसमें से कुछ हमें दे दोगे थोड़ा सा। कहता है सर आपका तो बनता ही नहीं, और आपका किसी एंगल से नहीं बनता 1 रुपया भी। मैंने कहा हमारा क्यों नहीं बनता भाई? कहता है सर देखिए जेईई का एग्जाम हुआ, मैं 8वीं में था जब पढ़ना शुरू किया, जब बच्चे खेलते थे मैं पढ़ता था, मैंने टीवी नहीं देखा होगा, मैं घूमने नहीं गया, पर मैंने पढ़ाई करी, इसमें आपका क्या योगदान है? मैंने हमारा तो कोई योगदान, मैं हमारा इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा था कि यूनिवर्सिटी को कुछ दे दोगे क्या इसमें से, बात वो थी। तो मैंने कहा ये मैं क्लियर कर दूं आपको पहले कि मैं अपने लिए नहीं मांग रहा था, मैं इंस्टीट्यूशन के लिए मांग रहा था। लेकिन वो बच्चा कहता है कि नहीं सर उसमें तो आपका कोई योगदान नहीं। हाँ हमने कहा नहीं, कि जेईई का एग्जाम हुआ, मैंने बहुत अच्छे नंबर लिए, यहाँ एडमिशन हुआ, खूब सारी मैंने पढ़ाई करी। जब मैंने पढ़ाई करी और अभी भी मैंने फोकस्ड होकर पढ़ाई करी और क्लास में बहुत अच्छे नंबर आए, मार्क्स आए, तो इसमें आपका क्या योगदान है? मैंने कहा नहीं हमारा कोई योगदान नहीं इसमें। कह रहे कंपनी आई, उसने टेस्ट लिया, फिर मुझे सेलेक्ट कर लिया, आप इसमें आपका तो बिल्कुल भी योगदान नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं सोचने लगा कि एक बच्चा जो इस देश का ब्राइट बच्चा है, मां उसको 3 साल का एजुकेशन सिस्टम में देके गई थी, मासूम सा बच्चा, और अगर वो इतने 20 साल लगाने के बाद वो बाहर आ रहा है उस एजुकेशन सिस्टम से, वो इतना स्वार्थी है कि अपने माँ बाप को भी कुछ देने को तैयार नहीं है वो। और जबकि वो ब्राइट बच्चा है, इस देश का कल को बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठेगा, पॉलिसी बनाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वो देने को तैयार नहीं। वो देने की उसकी में भावना ही नहीं है कि वो किसी को दे सकता है। क्यों नहीं देना चाहता वो? क्योंकि वो अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसी और को देना ही नहीं चाहता। जब आप सक्सेस का, मैं सोचने लगा, मैंने कहा बेटा तुम पढ़ते होगे, रात को माँ कभी उठती होगी, खाना बनाती होगी, चाय पिलाती होगी, तुमने इतनी मेहनत करी है। तो वो सब कहते सर आप इमोशनल हो रहे हो बिना बात के। ऐसी कोई बात नहीं, सब घरों में ऐसे ही होता है, माँ बाप करते ही हैं। तो मुझे हरिओम पंवार साहब हमारे हिंदी के कवि, उनकी 2 पंक्तियां ध्यान आई कि अरे हम कर्जा खाए बैठे हैं अपनों की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे इनकी आंखों के पानी का। जो बच्चा माँ बाप को देने को कुछ तैयार नहीं, वो किसी और को क्या देगा जीवन में? इस देश को, विश्व को, एनवायरमेंट को, जो भी आप बात कर लीजिए, वो क्या देगा? लेकिन उसका कसूर नहीं है इसमें, मैं उसका कसूर नहीं मानता। वो आपका 100% कंप्लाइंट बच्चा है, उसने सीटी भी कभी नहीं बजाई होगी, पक्का उसने सीटी भी कभी नहीं बजाई होगी। आपने कहा होगा पढ़ो तो पढ़ा, बैठो तो बैठो, खेलो तो खेलो, खाना खा ले बेटा तो खाना खाया उसने। आप जो एक डूज बनाते हो बेस्ट, उसका वो बेस्ट है। और अगर उस बेस्ट पे ये सोच है तो उसका कसूर नहीं है, ये हम सब टीचर्स का कसूर है कि हम वो डेवलप ही नहीं कर पाए बच्चों के अंदर।
आपने शिक्षा तो दी, डिग्री तो दी, नंबर तो दिए, मार्क्स तो दिए, ग्रेड तो दिए, पर अच्छा इंसान नहीं बनाया उसको। पूरे सिस्टम में सोचने की जरूरत है, बहुत सोचने की जरूरत है। मैं उस बच्चे का कसूर नहीं मानता, वो तो आपका अच्छा बच्चा है। अगर वो अच्छा ब्राइट बच्चा जिसने कल को बहुत कंट्रीब्यूट करना है और करेगा, वो अगर उसकी सोच ऐसी है तो पूरे सिस्टम को सोचने की जरूरत है। यहां पर ये जो लिटरेचर है, साहित्य है, रंगमंच है, इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है कि अच्छे इंसान को निर्माण करने की। अगर शिक्षा फेल होगी तो इनको करने की आवश्यकता है। यानी सबको अपने अपने तरीके से उसको निर्माण करने की जरूरत है। मैंने उठते हुए उसको फिर कहा, मैंने कहा बेटा देख, 10 लाख की तो देश ने फौज खड़ी कर रखी है ताकि तू पढ़ सके। 10 लाख की तो फौज खड़ी की हुई है कि तू पढ़ सके। सारे टीचर्स अपॉइंट किए हुए कि तुझे पढ़ा सकें। पुलिस खड़ी है, इतने सारे लोग हैं हमारी जिंदगी में। जितने मेरे बच्चे बैठे, मैं सबको कहता हूं कभी मत सोचो कि तुम अपनी सक्सेस के अकेले क्रेडिट हिस्सेदार हो। अरे हिस्सेदार तो वो छोटा आदमी भी है जो कॉलेज के गेट पे खड़ा है, वो आपके लिए वो भी हिस्सेदार है जो आपको थोड़ी मदद करता है। ये भावना, इस भावना का निर्माण करना सबसे आवश्यक है। और ये शायद मैं समझता हूं कि साहित्योत्सव या जश्न अदब का भी एक योगदान है कि हम कैसे अच्छे इंसानों का निर्माण करें। क्योंकि ये ना पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, शिकायतें तो उन्हें भी हैं जिन्हें जिंदगी सब देती है। होता क्या है, जिसको जितना मिलता है उतना शिकायतें उसकी बढ़ती चली जाती हैं। वो जितना आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग पैसे से ही परेशान, पैसे की शिकायत करेंगे। जिसपे जो सबसे ज्यादा है वो उसकी शिकायत कर रहा है क्योंकि इस पे काम नहीं हुआ। अंतिम बात कहूंगा, इसीलिए कई बार हमें लगता है, हम किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं ना तो देखते हैं कि मिलके मजा नहीं आया उससे मिले। मैं कहा आदमी तो बड़ा था, सॉरी मिलने गए बड़े आदमी से, कुर्सी भी बड़ी थी पर आदमी छोटा बैठा हुआ था उसके ऊपर। वो बड़ा मन कैसे बने, इस पे काम करने की जरूरत है। अगर कुंवर बेचन साहब कहते हैं कि कोई उस पेड़ से पूछे मुसीबत में खड़े रहना, कोई उस पेड़ से पूछे मुसीबत में खड़े रहना कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा अड़े रहना। मैं कितने ही बड़े लोगों की नीचाइयों से वाकिफ हूं। बड़ा मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा रहना। तो बड़े होकर बड़ा रहना, इस पर हमारे बच्चों को हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में, उसके बाद बच्चों को सिखाएगा कौन कि बेटा बड़े होकर बड़े रहना। इस पर काम नहीं हुआ जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। और इसी मन पे काम साहित्य, कला, संस्कृति भी करती है। इसलिए मैं आपके योगदान को भी इसमें सराहता हूं, क्योंकि बरगद तो सब बनना चाहते हैं लेकिन गमलों में बरगद नहीं उगा करते हैं। याद रखना, बरगद तो सब बनना चाहते हैं लेकिन बरगद गमलों में नहीं उगा करते, क्योंकि उसके लिए ज्यादा बड़ी सोच चाहिए, ज्यादा बड़ा मन चाहिए, ज्यादा अपनापन चाहिए, सबके लिए एक भाव चाहिए, तभी आदमी बरगद बनता है। छोटी सोच के लोग गमलों में ही उगा करते हैं। आप अपना मन बड़ा करना, सोच बड़ी करना, तभी ऐसे कार्यक्रमों का फायदा है। इस तरीके से आपको जश्न अदब के फंक्शन का भी तभी फायदा है जिसके लिए ऑर्गेनाइज किया गया। आप सबने मुझे बुलाया, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। क्या खूबसूरत हमारे वक्ता ने 3-4 बातें कही। उसमें बच्चों की पढ़ाई पर एक पाबंदी सर, छोटी सी बात थी, अक्सर होते हैं सर ने बच्चों के बारे में बात की, पुलिस खड़ी कर दी, फौज खड़ी कर दी, पढ़ाई कौन करे। बात ये है कि दिखाने बड़े राष्ट्र संविधान हुआ, फिर उसके बाद अच्छा बड़े लोगों से मुझे नुसरत सिद्दीकी को मानना चाहिए कि छोटे लोगों को बड़ा कहना पड़ा है। अक्सर एक तकलीफ कई बार सभी कहना है, तो सोचते रहिए बड़ी चीजें सब इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई, बातें लेकर के जाइए। हमारे लिए हमने किसी को बुरा कहा हो, मेरा कोई वो नहीं था, सिर्फ ये था कि आप लोग समझ जाएं
यहाँ तक आप जो तरह स्टूडेंट से मजा आएगा आपको बनाना, आपकी प्रतिभा को बनाना, मुझे सीधी से कोई पता नहीं है। लड़कियाँ बनाए देख करके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप लोगों ने जो दिया, अब बताइए ये शालिनी में बैठी हुई है IPS ऑफिसर, वो इनकम टैक्स कमिश्नर, ये इनकम टैक्स कमिश्नर हमारे पाँव अभी नहीं काम रहे हैं थकन के बाद, और इनको देख करके नैना मैम बैठी, तुम्हारे मेंबर हैं, हमारे शायद दोस्त बैठे हैं, मनीष कुमार मिश्रा साहब, ये मनीष शुक्ला साहब हमारे आंटी बैठी हैं, नाम ना ले पा रहे हैं, ये देखना बहुत पागल आदमी है। तो हर किताब में कहा एक वो है जो तेरी चाहत है और एक वो है जो मेरी चाहत है, तो सौंप दे मुझको जो तेरी चाहत है, मैं लौटा दूंगा तुझको जो तेरी चाहत है। ये बात सच नहीं है, तो सौंप दे मुझको जो तेरी चाहत है, मैं लौटा दूंगा तुझको जो तेरी चाहत है, वरना होगा वही जो मेरी चाहत है। बहुत शुक्रिया, आप सब आए, आपको मैंने नवाजा, बड़ा मजा आया आपसे लोग सबसे मिलकर के, पंचा की आते रहा कीजिए, ये तो साथी का मंच है हमारे, इनका ख्याली समझ लीजिए, जो समझ लीजिए, बहुत सारे ख्याली स्पॉन्सर्स हैं इसमें, लोग देख करके आके इतने लगा देते हैं, बाद में इनसे पे फोन करवाते हैं, दूसरे लगवाते हैं कि भैया दे दो पैसा, तो हम कैसे करें, कैसे बुलाएंगे आप लोगों को जोड़ेंगे, आप लोग जुड़िए अच्छे कामों से, जहाँ कहीं आपको ऐसे नजर आए ना कुछ, वो वहाँ चले जाए, टिकट लेके देखिए, फिल्में देख के टिकट लेके, थिएटर देख के टिकट लेके, जब आप देखते हैं ना छोटे छोटे ग्रुप होकर के आएंगे और वो बताएंगे कि कैसे जो है, तो कैसे आप सपोर्ट करेंगे, ऐसे थोड़ी भी भीड़ लगा के फ्री में हो रहा है, टिकट कीजिए, देखिए जाके, नहीं अफोर्ड कर सकते 50 रुपए का लीजिए, लेकिन जाए जरूर जाए देखिए, तो ऐसे प्रोग्राम तो फ्री में है हमारे लिए, तो इसलिए हम अपने सभी खास करके इनके इंडिया SBI वेदांता पाल्को हिंदुस्तान कॉपर आज करा हिंदुस्तान को बाकी धन्यवाद। मेरा बाजी ने कहा था एक परफॉर्मेंस के बाद डॉक्टर उमा शर्मा का पद्म भूषण उमा शर्मा जी का उनका डांस है, उन्होंने कहा था कि कुछ भी न बचा कहने को, सब बात हो गई, अब चलो शराब की रात हो गई।